हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। बैक टू बैक एक और दूसरा आईपीओ हमारे पास आ चुका है 2023 के पहले आईपीओ के सीजन में। और आज की इस वीडियो में हम कंपनी के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे, जहां पर हम कंपनी के बारे में, कंपनी काम क्या करती है, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और उसी के साथ साथ उसका टाइम टेबल क्या रहने वाला है और कंपनी अपना आईपीओ किस ऑब्जेक्टिव के लिए ला रही है और उसी के साथ साथ उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किस वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेके आ रही है। इसी के साथ साथ पीयर कंपैरिजन में देखेंगे और एट लास्ट में, वैसे एट लास्ट में नहीं, सबसे पहले ही हम हमारा डिसीजन बता देंगे आपको, क्योंकि काफी लोगों की यही इच्छा होती है कि हमें सिर्फ डिसीजन पता लग जाए, इसलिए हम सबसे पहले उसी को कवर कर लेंगे। इसमें मेरा पर्सनल डिसीजन क्या रहने वाला है। तो सीधा चलते हैं हमारे आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। ग्लोबल सर्फेसिस कंपनी लेके आ रही है अपना आईपीओ। अगर मैं इसमें अपने पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करूं, एक अच्छा आईपीओ जो आ रहा है, जिसे मैं पर्सनली रिटेल कैटेगरी में तो इसे इजीली लगाने वाला हूं, बीइंग एंड डिफेंसिव फ्रॉम माय ऑल फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स आईडी। और रही एचएनआई की बात, वहां पर भी ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इसे लगाऊंगा ही लगाऊंगा। लेकिन एचएनआई में लगाने से पहले एक बार मैं फंडिंग देखना चाहूंगा कि इसमें एचएनआई और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट की फंडिंग कैसे आती है। एचएनआई में मेरा जो भी डिसीजन रहेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर या मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप शो में बता दूंगा, जो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग पर्सपेक्टिव होने वाला है। अब अगर हमें कंपनी के बारे में जानना है तो सीधा चलते हैं और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये कंपनी। ग्लोबल सर्फेसिस कंपनी 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और अगर हम इस कंपनी के काम की बात करते हैं, नेचुरल स्टोन्स को प्रोसेस करना और इंजीनियरिंग क्वार्ट्ज को मैन्युफैक्चरिंग करना। अब ये चीजें है क्या, नेचुरल स्टोन और क्वार्ट्ज? सिंपल सी बात बताता हूँ, आप लोगों के घरों में या ऑफिस में अगर हम आज के टाइम पे बात करते हैं ना, तो हमें हमारा घर या ऑफिस फुल डेकोरेटिव होना चाहिए कि ऐसा स्टाइलिश हो कि मजा आ जाए। तो वहां पर हम कोई कसर नहीं छोड़ते और वहां पर हम आज के टाइम पे सिंपल ही चीजें यूज नहीं करते और वहां पर हम स्टोन्स जो अलग अलग स्टाइल के होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं, उसी के साथ साथ क्वार्ट्ज को यूज करते हैं। तो वहां पर हम उनकी सुंदरता को और निहारने के लिए ऐसी चीजें यूज करने लगे हैं। वैसे बोला जाए ये सदाबहार चीजें होने वाली हैं 24/7, जहां पर अगर कहा जाए कि आने वाले टाइम पे भी अगर इसमें हमें कोई कमी होते देखने को मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में भी अगर हम हमारे रेगुलर बेसिस पे देखें, हम आमने सामने देखें, तो ये पूरा चलने वाला है आने वाले टाइम में भी। मतलब कि अगर हम लॉन्ग टर्म के बेस पे जाए, वैसे हम लॉन्ग टर्म के बेस पे आईपीओ अप्लाई नहीं करते हैं। मैं जहां पर आईपीओ लॉन्ग टर्म के बेस पे लेके जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट एक कंपनी का लॉन्ग टर्म में व्यू रख रहा हूं कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी काफी टिकने वाली है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं, ये कंपनी जो भी जो अपने नेचुरल स्टोन्स प्रोड्यूस करती है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, कोई इजी प्रोसेस नहीं होता है। ये पूरा का पूरा जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अब आप भी समझो कि पहाड़ों से पत्थरों को तोड़ना, फिर उनको सारा कुछ प्रोसेसिंग, कटिंग, पॉलिशिंग करना, ये सब इजी नहीं है। तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आ जाते हैं। और उसके बाद ये वेरियस प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट और ऐसे ही काफी ये प्रोडक्ट बनाती है। अगर हम कंपनी की यूनिट्स की बात करते हैं, तो कंपनी के पास 2 यूनिट्स होने वाली हैं और दोनों की दोनों होने वाली है राजस्थान के अंदर, यानी कि जयपुर में। और उसी के साथ साथ दोनों यूनिट्स ये प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग करने के काम में आती हैं। और जो भी ये कंपनी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये फ्लोरिंग, वॉल क्लैडिंग, काउंटर टॉप्स, कट टू साइज और अदर आइटम्स में यूज किए जाते हैं। और कमर्शियल और रेजिडेंशियल इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं, इंडिया में ही नहीं, ये अपना माल बाहर भी बेचती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 95% के ऊपर का रेवेन्यू इससे बाहर से ही जनरेट होता है, जो कंपनी के लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। इसके बाद अब अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो टोटल एसेट्स अगर हम देखते हैं तो 31 मार्च 2020 में 128.73 करोड़, 2021 में 159 करोड़, 31 मार्च 2022 में 236 करोड़ और उसी के साथ 30 सितंबर 2022 में 280 करोड़। ग्रो कर रहे हैं, एक अच्छी रेट के साथ ग्रो कर रहे हैं, जो हमारे लिए पॉजिटिव होने वाला है। टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो 31 मार्च 2020 में 165 करोड़, 2021 में 180 करोड़, 2022 में बात करें तो 198 करोड़ और 30 सितंबर 2022 में देखते तो अप्रोक्स 100 करोड़ के टोटल रेवेन्यू हमें देखने को मिले, जहां पर भी हमें एक स्लो एंड स्टडी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 31 मार्च 2020 में 21 करोड़ का प्रॉफिट,
2021 में 34 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में 35 करोड़ का प्रॉफिट और 30 सितंबर 2022 में अप्रोक्स 14 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है, जहां पर भी हमें एक हल्की फुल्की ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन 2022 फाइनेंशियल ईयर में हमें इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में। अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं तो वो भी इंक्रीज होते होते 65 करोड़ से 135 करोड़ तक पहुंच चुकी है 2020 से 2022 के फाइनेंशियल ईयर एंड तक। रिजर्व और सरप्लस में अगर हम बात करते हैं तो वो भी हमारे पास 58 करोड़ से 100 करोड़ तक पहुंच चुका है 2020 से 2022 के फाइनेंशियल ईयर एंड तक। अगर हम टोटल बोरिंग्स की बात करते हैं तो 2020 में था 53 करोड़ का बोरिंग्स और 2022 में रह चुका था 38 करोड़ की बोरिंग। और अगर हम 30 सितंबर 2022 में देखते हैं तो 50 करोड़ की बोरिंग हमारे पास कंपनी में देखने को मिल रही है। अगर वैसे बोरिंग देखा जाए रिजर्व और सरप्लस के साथ लगाकर तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी का साइज है तो वहां पर उस अकॉर्डिंग बोरिंग्स कंपनी के पास ऑलरेडी होने वाली है। लेकिन अगर हम काम में देखते हैं जिस तरीके का कंपनी का काम है तो ये बोरिंग्स कुछ खास नहीं रहने वाली है। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो 13 मार्च को आईपीओ ओपन होने वाला है, 15 मार्च को क्लोज होगा, 20 मार्च को अलॉटमेंट हो जाएगी, 21 मार्च को रिफंड इनिशिएट हो जाएंगे, 22 मार्च को आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे इफ अलॉटेड, और उसी के साथ साथ लिस्टिंग डेट होने वाली है 23 मार्च 2023। अगर हम आईपीओ के लॉट साइज की बात करते हैं तो 100 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है, जिसकी अमाउंट हमें पड़ने वाली है 14,000 रुपीज। रिटेल कैटेगरी में जहां पर एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है पर पैन कार्ड, बिकॉज ये आईपीओ इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। अगर हम एचएनआई में बात करते हैं तो स्मॉल एचएनआई में 15 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर 1500 शेयर्स की क्वांटिटी हो जाएगी और अमाउंट हो जाएगी 2,10,000। उसी के साथ साथ बिग एचएनआई में देखें तो 72 लॉट्स के लिए हम वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर शेयर्स की क्वांटिटी हो जाती है 7200, 10,08,000 जिसकी हमें अमाउंट पड़ने वाली है। अब एचएनआई कैटेगरी में किस तरीके से हमें रिटेलर्स को फायदा मिल चुका है, किस तरीके से सेबी ने जो नए रूल्स चेंज किए थे आईपीओ के रिलेटेड, तो उन रूल्स का हम रिटेलर्स कैसे फायदा उठा सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आई बटन में मैं जहां पर लिंक टैग कर देता हूं तो उसको देख लीजिएगा, आपको ही पता लगेगा कि अब हम रिटेल कैटेगरी में भी कैसे एक अच्छा फायदा ले सकते हैं इन रूल्स का। इसी के साथ अब अगर हम कंपनी की कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड होगा 133 से 140 रुपीज पर शेयर का। 100 शेयर्स का जहां पर लॉट साइज होने वाला है। अगर हम इशू साइज की बात करते हैं तो 155 करोड़ का इशू साइज होने वाला है, जो एक छोटा है, जो एक और पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी का साइज इतना बड़ा नहीं है। कंपनी का मेजर पार्ट फ्रेश इशू में होने वाला है और कुछ पोर्शन जाएगा ओएफएस में, और उसी के साथ साथ बीएसई एनएसई दोनों में ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड में 50% का, रिटेल कैटेगरी में 35% का और एचएनआई कैटेगरी में 15% का, जहां पर हमें कोटा अवेलेबल होने वाला है। और उसी के साथ साथ अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव काफी इंटरेस्टिंग है, जो लॉन्ग टर्म में भी अगर हम बात करते हैं हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। बिकॉज जहां पर कंपनी एक नई अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करना चाहती है, वो भी दुबई में, जहां पर उन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और जहां से कलेक्ट की गई अमाउंट को वहां पर यूज किया जाएगा, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव होने वाला है। और उसी के साथ साथ दूसरा रहने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कंपनी की इस वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो अगर हम अब उसकी बात करें उससे पहले आप लोगों को आईपीओ अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। और उसी के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। जैसी कंफर्मेशन हो जाती है आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आप लोगों के साथ काफी ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव। उसी के साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, तो अगर हम 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करते हैं तो ईपीएस निकल के आती है 10.52 की, पी रेशियो निकल के आती है 13.30 की और रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आती है 26.59% की। और उसी के साथ साथ अगर हम लास्ट 3 सालों का एवरेज ईपीएस वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं, एवरेज वैल्यूएशन निकालते हैं, तो वो निकल के आती है ईपीएस निकल के आती है वहां पर 9.63 की, पी रेशियो निकल के आती है 14.53 की और रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आती है 30.20% की। पीयर टू पीयर कंपैरिजन में पोक्राना लिमिटेड हमारे पास आती है, जिसका ईपीएस निकल के आता है 25.25 का, पी रेशियो निकल के आती है 17.67 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आती है 29.53% की। पी रेशियो के बेस पर भी हम बात करते हैं तो कंपनी ने एक अच्छा स्कोप हमारे लिए छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने हमारे लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ा है,
एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पर कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा लेके आ रही है या बहुत सस्ता लेके आ रही है, लेकिन हाँ अप्रोक्स हमें 15 से 20% का लिस्टिंग गेन एज पर पीई रेशो जहां पर देखने को मिल सकता है। तो जहां पर भी ये आईपीओ एक अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है। अगर हम जीएमपी के बेसिस पर भी जाकर देखते हैं ग्लोबल सर्फेस आईपीओ के जीएमपी को 25% के ऊपर का वहां पर आज के टाइम पे जीएमपी चल रहा है, जो एक काफी अच्छा जीएमपी चल रहा है। लेकिन क्या ये पैसा डबल कर सकता है? देखो, जब एचएनआई के जो नए रूल्स थे वो नहीं आए थे, तब वहां पर जाती थी बहुत हैवी सब्सक्रिप्शन, जहां पर जो भी एचएन होते थे वो एक मेजर फंडिंग जुटाते थे, जैसे कि बजाज फाइनेंस वगैरह हो गया। तो वहां से एक बड़ी फंडिंग उठाई जाती थी एक इंटरेस्ट रेट पर, जिसकी वजह से वहां पर आईपीओ जब खुलता था तो उसको काउंटर ऑफ करने के लिए वहां पर हमारे पास आईपीओ डबल तक भी खुलते थे। लेकिन अब वो सिनेरियो रहा नहीं है, तो इसलिए जब से ये रूल चेंज हुए हैं तब से हमें देखने को मिल रहा है कि आईपीओ में एक बरमार लिस्टिंग नहीं मिल रही है कि डबल ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकते, अगर काफी अच्छा आईपीओ होगा वहां पर हो भी जाएगा। लेकिन जो एक मेजर पोर्शन होता है कि जो मेजोरिटी होती है, अब हमारे पास जो बम्पर लिस्टिंग होती है, अगर हमारे पास 25 के ऊपर की लिस्टिंग हो रही है 25% की, तो वो भी हमारे लिए एक बम्पर लिस्टिंग होने वाली है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना लोगों को मन में क्या है कि उन्होंने 100% तक की लिस्टिंग गेन देखी है 80% के ऊपर की, तो उनको इस चीज से मजा ही नहीं आता है। जहां पर ये चीज हमको सोचनी नहीं है, अरे भाई हमारा कुछ लग नहीं रहा, 2 हफ्तों में हमें 10-15% भी अगर मिल रहा है फ्री फंड में, तो किस बात की दिक्कत है? अगर हम एक अच्छी आईपीओ में पैसा लगा भी रहे हैं तब तो हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, चाहे वो फिर 5% का ही क्यों ना मिले, लेकिन हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में हो तभी हमको वो अप्लाई करना चाहिए। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को ये वीडियो भी क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। हमने जहाँ पर कंपनी के बारे में हर बेसिक डिटेल डिस्कस कर ली है आप लोगों के साथ। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।